हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। आज हम नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो अब तक देखा था नॉन रेसिडेंट में, क्या एक बार रिवाइज करवा दें, क्विक रिकैप हो जाए। जो हम लोगों ने देखा था कि दो तरह से टैक्सेशन का सिस्टम होता है पूरे वर्ल्ड की। अगर मैं बात बताऊं कि कोई भी कंट्री होती है वो दो तरह से टैक्सेस चार्ज कर सकती है, इनकम टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो। या तो वो सोर्स बेस्ड टैक्सेशन चार्ज करेंगे या तो वो रेजिडेंट बेस्ड टैक्सेशन चार्ज करेंगे। इंडिया में बेसिकली रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन है और मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था। रेजिडेंशियल स्टेटस, जब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की, तो उसमें हम लोगों ने सेक्शन 6 में सारे के सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं पहले ही। चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन के बाद जो हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर पढ़ा था कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन एंड पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, इन सब के बारे में रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। और वहां पर सेक्शन 6 के साथ 6(1)(a) डीम्ड रेसिडेंट, उसके बाद सेक्शन 7 इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, उसके बाद सेक्शन 8 डिविडेंड इनकम और सेक्शन 9 इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, ये भी हम लोगों ने देख रखा है। तो वहां पर हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस कर रखी थी, सेक्शन 9(1)(1) से लेकर के सारी चीजें। लेकिन फिर आज यहां पर फिर हम रेसिडेंशियल स्टेटस देखे लास्ट सेशन में कि रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। मैंने कहा कि हम लोग को मेन फोकस करना है कंपनी के रेसिडेंशियल स्टेटस पर, बाकी को अगर आपको देखना है तो आप चैप्टर नंबर 2 पर जा सकते हैं। तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी क्या होता है कि या तो ये कंपनी रेसिडेंट होती है या तो नॉन रेसिडेंट होती है। कंपनी रेसिडेंट कब होती है? या तो दो कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल कर ले, या तो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेट हुई हो तो वो रेसिडेंट कंपनी होगी बिना कुछ सोचे समझे। अगर वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, इट मींस द कंपनी इज द फॉरेन कंपनी। और अगर कंपनी फॉरेन कंपनी है तो भी हम उसको रेसिडेंट मानेंगे। ओहो, फॉरेन कंपनी को आप रेसिडेंट मानेंगे? हाँ, बशर्ते उस फॉरेन कंपनी का पोयम इन इंडिया हो। अब पोयम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट चेक करने के लिए हमने दो शर्तें बताई थी। पहला चीज हमने दिखाया था आपको ये कि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया को हमको देखना पड़ता है। पहला कंडीशन बेसिकली यही है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है क्या या नहीं है। अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है तो रेसिडेंट नहीं होगी। एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है तो वो रेसिडेंट नहीं है। फॉरेन कंपनी को फिर फॉरेन कंपनी की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है तो हम उसको रेसिडेंट मान लेंगे। अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया देखना है तो उसके लिए दो चीजें बताई गई थी। पहला कि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया देखो, और बोर्ड मीटिंग्स कहां हेल्ड की जाती हैं वो देखने पड़ेंगे। अब एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया के लिए चार शर्तें मैंने आपके सामने रखी थी। कितनी? चार कंडीशंस रखी थी। और मैंने कहा था इन चार कंडीशंस में से अगर कोई एक कंडीशन भी पूरी हो जाती है तो वो हमारा एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया मान लिया जाएगा। ठीक है ना? एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया होने के लिए अगर उस कंपनी की पैसिव इनकम अप टू 50% है टोटल इनकम की, यानी कि उस कंपनी की एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों जोड़ लो, उसका 50% देखो कितना होता है। अगर पैसिव इनकम 50% से कम आउटसाइड इंडिया है तो इसका मतलब उसकी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया ज्यादा है, क्योंकि पैसिव इनकम कम है 50% से, तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया ज्यादा है। पहला कंडीशन। ये चारों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल्ड होनी चाहिए। दूसरा बताया गया था, क्योंकि लिखा गया है एंड, दूसरा बताया गया था कि लेस देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स, 50%, लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स आर सिचुएटेड इन इंडिया। अब इंडिया में कितनी एसेट है सर? मान लीजिए उस कंपनी के पास इन टोटलिटी 100 रुपीज की एसेट्स हैं, तो इंडिया में 50% से कम है, तो इसका मतलब आउटसाइड इंडिया ज्यादा है। तीसरा, लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल एम्प्लॉइज आर सिचुएटेड इन इंडिया, यानी जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं उस कंपनी के पास, आई मीन कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स, तो उनको मिला करके उसके 50% से भी कम इंडिया में है, इसका मतलब 50% से ज्यादा आउटसाइड इंडिया में है। और पेरोल एक्सपेंसेस ऐसे एम्प्लॉइज पर टोटल एक्सपेंसेस का 50% से कम होता है इंडिया में। अगर ये चारों कंडीशन पूरी होती हैं तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया मान लिया जाएगा। पैसिव इनकम का मतलब मैंने बताया था, पैसिव इनकम वो होती है जिसमें हमने गुड्स परचेस किया, गुड्स सेल किया अपने ही एसोसिएट इंटरप्राइज को, तो हम उसको पैसिव इनकम की कैटेगरी में रखेंगे। नंबर 2, जो भी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड, रेंटल इनकम या कैपिटल गेन होता है वो सब हमारा पैसिव इनकम माना जाता है। ठीक है?
एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ओपनिंग और क्लोजिंग, एसेट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग, हाँ या ना, ब्लॉक ऑफ एसेट है तो ब्लॉक ऑफ एसेट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग केवल इसी साल का नहीं लेते बल्कि पिछले 2 सालों का भी कवर करते हैं, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था, और कैसे करते हैं वो भी बताया था कि अगर अकाउंटिंग ईयर सेम ना हो तो क्या होता है। चलिए, अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत डिसीजन ले लें एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, अभी भी एक और स्टेप है जिसमें उसको हम कहते हैं टू स्टेज चेक करना। क्या अगर वो इस पहले वाली चारों कैटेगरी को फॉलो नहीं कर पाया तो अभी भी हमारे पास एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया को प्रूफ करने के लिए एक और तरीका मौजूद है, सेकंड ऑप्शन, सेकंड अल्टरनेटिव। फर्स्ट पर नहीं जा पाए, डू नॉट वरी अबाउट दैट, इवन दो द कंपनी हैज एन ऑप्शन, अल्टरनेट ऑप्शन टू फॉल एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। उसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो पर्सन जो की डिसीजन लेते हैं। दूसरा, पर्सन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेस जहां पर ऐसा डिसीजन लिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नीडेड टू फाइंड आउट और आइडेंटिफाई दोज पर्संस who takes crucial decision, strategic decision, key decisions, and after that we have to find out that at which place those persons takes decisions, yes or no। तो place ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी मैंने कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताए थे कि बोर्ड मीटिंग का होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पर वो डिसीजन लेते हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी को अगर डेलीगेट किया गया है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हेड ऑफिस का लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है लेकिन लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, एक फैक्टर हो सकता है इंपॉर्टेंट। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी एक फैक्टर हो सकता है। राउंड रोबिन वोटिंग पावर से अगर डिसीजन लिए जाते हैं तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। शेयर होल्डर के डिसीजन रेलिवेंट नहीं होते लेकिन एक दो एक्सेप्शंस को छोड़ करके डे टू डे रूटीन या ऑपरेशनल डिसीजन लिए जाते हैं तो वो हमको की डिसीजंस नहीं बोला जाता। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया था। ये इतना देखने के बाद मैंने कहा था न्यूमेरिकल आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल पोर्शन। रिवीजन हो गया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कंपनी इज अ सोर्सिंग एंटिटी फॉर एन इंडियन मल्टीनेशनल ग्रुप। ओके, सोर्सिंग एंटिटी है इंडियन मल्टीनेशनल ग्रुप, इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री एक्स, यानी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है, एंड इज 100% सब्सिडरी ऑफ इंडियन कंपनी बी कंपनी। बी कंपनी उसकी 100% पेरेंटल कंपनी यानी कि 100% सब्सिडरी कंपनी है। ये एक्स कंपनी जो है, कंट्री एक्स में जो हमारी ए कंपनी जो है वो 100% सब्सिडरी है इंडियन कंपनी की। द वेयरहाउस एंड स्टॉक इन देम आर द ओनली एसेट फॉर द कंपनी एंड आर लोकेटेड इन कंट्री एक्स। ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी आर ऑल्सो इन कंट्री एक्स। एसेट्स के तौर पे उस कंट्री एक्स में केवल स्टॉक है और वेयरहाउस है। अच्छा, और उसी कंट्री में, कंट्री एक्स जो आउटसाइड इंडिया है, दूसरी कंट्री है, इंडिया नहीं है, उस कंट्री में एम्प्लॉइज हैं, उसके अलावा कोई एम्प्लॉइज नहीं है। तो एवरेज इनकम वाइज ब्रेकअप ये है, यानी एम्प्लॉइज भी बाहर हैं सारे के सारे, एसेट्स भी सारी की सारी बाहर है। इनकम के बारे में बात करें तो पैसिव इनकम हमको देखना है। हमें क्या कंडीशन पूरी करनी थी भाई, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया होने के लिए हमें पैसिव इनकम देखना पड़ेगा 50% से लेस आउटसाइड इंडिया है कि नहीं, अप टू 50% आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए पैसिव इनकम। तो उसके लिए 30% ऑफ इनकम इज फ्रॉम ट्रांजेक्शन में परचेज आर मेड फ्रॉम पार्टीज विच आर नॉन एसोसिएटेड एंड सोल्ड टू एसोसिएटेड। नॉन एसोसिएट से खरीदा और एसोसिएट को बेचा, ये पैसिव इनकम नहीं मानी जाएगी, ये एक्टिव इनकम है। 30% ऑफ इनकम इज फ्रॉम ट्रांजेक्शन में परचेज आर मेड फ्रॉम एसोसिएट एंड सोल्ड टू एसोसिएट। यस, ये हमारी पैसिव इनकम है, ये हमारी पैसिव इनकम है। 30% ऑफ इनकम इज फ्रॉम ट्रांजेक्शन में परचेज आर मेड फ्रॉम द एसोसिएट एंड सोल्ड टू नॉन एसोसिएटेड। तो भैया ये भी हमारी नॉन एसोसिएटेड को बेची गई, ये भी पैसिव इनकम नहीं मानी जाएगी। 10% इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, तो ये भी हमारा पैसिव इनकम है। तो इन टोटालिटी वी कैन से कि हमारे पास पैसिव इनकम केवल 40% आया, लेस देन 50%। तो लेस देन 50% आउटसाइड इंडिया पैसिव इनकम है, इसका मतलब एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया ही माना जाएगा। सारी कंडीशन भाई, एम्प्लॉइज की कंडीशन पूरी हो गई, एसेट्स की कंडीशन पूरी हो गई, और हमारी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का जो मेन फैक्टर था पैसिव इनकम का, वो भी कंप्लीट हो गया कि भैया आउटसाइड इंडिया ही है। Any other factor remains same. The other factors remain same as in the question number 1, with the variation that a company has a total of 50 employees, 47 employees managing the warehouse, storekeeping, and the accounts of the company are located in country X. जो हमारे 50 employees हैं, उसमें से 47 X कंट्री में रहते हैं, and chief CEO, MD, and sales are resident in India. 3 जो हैं वो इन इंडिया हैं, और ये मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं जो डिसीजन लेते हैं। अच्छा जी, टोटल एनुअल टर्नओवर 50 एम्प्लॉइज का है, सबका मिलाकर 5 करोड़, जिसमें से इंडिया वालों को 3 करोड़ मिलता है।
इन सबको मिलाकर 5 करोड़ है और इंडिया वालों को कितना मिलता है 3 करोड़ और इनको कितना मिलता है 2 करोड़। भैया 50% से ज्यादा पेरोल इंडिया में है, 50% से ज्यादा पेरोल इंडिया में है। कंडीशन पूरी नहीं हो पाई, जबकि चारों कंडीशन पूरी होनी चाहिए थी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया के लिए, नहीं पूरी हो पाई तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है। 50% से कम होना चाहिए था पेरोल इन इंडिया, लेकिन इंडिया ज्यादा है, 60% है, 5 करोड़ का 60%, 3 करोड़। The basic factors are same as in the question number 1. Further facts that all the directors of the A company are Indian resident during the relevant previous year. 5 meetings of the board of directors held, जिसमें से 2 इंडिया में और 3 आउटसाइड इंडिया। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पर वापस आते हैं। हमने टोटल 5 मीटिंग्स की, इसको भूल जाना, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, इसको दिमाग से निकाल दो, बस ये रखो जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया गया था, पैसिव इनकम के बारे में बताया गया था और मैंने कहा था बाकी कंडीशन पूरी हो गई है, लेकिन वहां पर चेंज कर दिया कि टोटल 5 मीटिंग्स हुई हैं और उन 5 मीटिंग्स में से 2 इंडिया में है, शायद इन इंडिया 2, और आउटसाइड इंडिया हमारी 3 मीटिंग हुई हैं। तो भैया मेन डिसीजन तो बाहर से ही, सारे फैक्टर्स वही हैं, एसेट्स बाहर की है, पैसिव इनकम भी कम है, एम्प्लॉइज भी मैक्सिमम बाहर, पेरोल भी उनका अधिक, तो भैया बचा क्या, जो डिसीजन लिए जाने हैं। दूसरा कंडीशन ये था बोर्ड मीटिंग कहां मेजोरिटी हेल्ड की जाती है, भैया नहीं हो पा रहा पूरा आपसे, आपकी मेन डिसीजन सब बाहर है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया ही है। An Indian multinational group has a local holding company a company in country X. The A company also 100% downstream subsidiary B company C company, an Indian multinational group, यानी वर्ड लिखा हुआ है इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, एमएनसी जिसको बोलते हैं, इसका एक कंट्री एक्स है और ये कंट्री एक्स में ए कंपनी रजिस्टर्ड है, और उसके बाद बी सी और डी कंपनी है। इसके पास तीनों का 100% डाउनस्ट्रीम होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है। ये कंट्री वाई में है डी, ये दोनों एक्स कंट्री एक्स में है जहां पर ए कंपनी ऑलरेडी है और ये कंट्री वाई में है। अच्छा जी, the place of effective management of a company is in India as is exercised by ultimate parent company of the group. हो। फिर बोलूं, the meeting of the board of director of B company C company are held in country X and Y। है क्या क्वेश्चन में कि भाई मैं मल्टीनेशनल कंपनी हूं इन इंडिया, मेरी एक लोकल होल्डिंग कंपनी है ए कंपनी कंट्री एक्स में, लोकल होल्डिंग कंपनी कंट्री एक्स में बना दी, और वो कंट्री एक्स में जो ए कंपनी है उसकी 3 सब्सिडरी कंपनी है, वो भी 100% सब्सिडरी कंपनी है। अब अगर कंट्री ये ए कंपनी है, अगर वो मेरी सब्सिडरी या मैं उसका सारा डिसीजन पेरेंट कंपनी लेती है जो इंडिया में है, तो इसका मतलब एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं माना जाएगा, ए कंपनी ऑटोमेटिकली रेजिडेंट हो गई, मान लिया जाएगा। लेकिन अगर ए कंपनी रेसिडेंट कंपनी हो गई तो क्या बी सी और डी कंपनी भी रेसिडेंट होंगी? कहा गया ना, आपको हर कंपनी के बारे में सेपरेटली स्टडी करनी पड़ेगी और कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। द पोएम ऑफ सब्सिडरी शेल नॉट बी टेकन टू बी इंडिया, ईच सब्सिडरी हैज टू बी एग्जामिन्ड सेपरेटली एज इंडिकेटेड इन द fact since B company C company are independently engaged in active business outside India and majority of the company's meetings are held outside India, the poem of B C and D shall be presumed to be outside India। इसमें सोचने वाली बात ही नहीं थी ज्यादा। ABC Inc. a Swedish company headquartered at Stockholm
not having a permanent establishment in India, has set up a licensing office in Mumbai in April 24 in compliance with the RBI guidelines to look after its day-to-day business operations in India, spread awareness about the company's product, and explore further opportunities. The licensing office takes decisions relating to day-to-day routine operations and performs support functions that are preparatory and auxiliary in nature. The significant management and commercial decisions are, however, in substance made by the board of directors at Sweden. डिटरमाइन द रेसिडेंट। अरे भैया सोचना क्या है इसमें, आपने केवल इंडिया में एक केयर टेकर बना लिया रूटीन जॉब देखने के लिए। अरे मरम्मत हो गई कि नहीं एसी की, अरे ऑफिस ठीक से चल रहा है कि नहीं, लोगों का प्रेजेंट एब्सेंस ठीक, और वो भी आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से। मींस you were not supposed to take the decisions over here, still you are taking all the decisions outside India at Sweden. आपने केवल आरबीआई गाइडलाइंस के मद्देनजर उसको कंप्लायंस करने के पर्पज से इंडिया में एक ऑफिस खोला है, और दूसरा आप केवल रूटीन डिसीजंस ले रहे हो इंडिया से। यू आर नॉट सपोज टू टेक crucial decision or strategic decisions over here in India, and the questions clearly cut says it to you. तो हमें आगे सोचने की तो जरूरत ही नहीं है कि ये एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। ठीक, जो अब हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज सेक्शन 115 JH। कौन सा देखने जा रहे हैं? और मैंने लास्ट सेशन में जाते जाते यही बताया था कि आज हम आपको ट्रांजिशन मैकेनिज्म बताएंगे। ट्रांजिशन मैकेनिज्म क्या है? कोई भी एक कंपनी जो फॉरेन कंपनी अब तक फॉरेन कंपनी थी, लेकिन फर्स्ट टाइम उसको इन प्रोविजंस ने, जो ऊपर हम लोगों ने प्रोविजंस पढ़े ना, उनके चक्कर में, उनके कारण, उसके लपेटे में वो कंपनी आ गई, और फर्स्ट टाइम वो कंपनी पोयम के प्रोविजंस के कारण इंडिया में रेसिडेंट हो गई। सोचो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ फॉरेन कंपनी, और अगर ये फॉरेन कंपनी की मैं बात कर रहा हूं और इसका पोयम इन इंडिया है, जिसके कारण ये कंपनी रेजिडेंट हो गई, और जब कंपनी रेजिडेंट हो जाती है तो वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स लगता है। अब अगर वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स लगेगा तो जाहिर सी बात है इस कंपनी के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस या कुछ कंप्लायंस एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द company has to prepare its books of account in such a way so that they can present it in accordance with the Indian income tax law. Indian income tax law के हिसाब से इनको सारी की सारी चीजें प्रेजेंट करनी पड़ेंगी, because the company is resident now and it is, ये कंपनी रेसिडेंट मानी गई है एक तरह से आप देखो तो, फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लाइंग द इनकम टैक्स लॉस। अब अगर इसको रेसिडेंट मान लिया गया है तो अब इसकी वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स लगेगा। कैलकुलेशंस कैसे करेंगे सर? कैलकुलेशंस किस चीज का? अरे भाई, आपके पास एसेट्स होंगी ना, उस कंपनी की एसेट अब यहां पर शो होंगी, हाँ। उस कंपनी की ब्लॉक ऑफ एसेट्स होंगी, हाँ बिल्कुल होंगी। अच्छा, उस कंपनी के पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होंगे, हाँ होंगे। क्या उस कंपनी के पास अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होगा? बिल्कुल होगा। तो सर इसमें दिक्कत क्या है? अच्छा, दिक्कत क्या है? मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ उस कंट्री की ब्लॉक ऑफ एसेट को इंडिया में कितनी वैल्यू पर दिखाया जाए? उस कंट्री की एसेट्स जो नॉर्मल नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं उनको कितने पर दिखाया? अगर ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट नहीं है तो वहां के एसेट्स को यहां पर कैसे दिखाओगे? वहां के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को क्या यहां पर ले जाओगे? मान लो वहां पर 5 साल उसने कैरी फॉरवर्ड किया, अभी भी 3 साल बचा है इंडियन इनकम टैक्स लॉस के हिसाब से, तो क्या 3 साल यहां पर कंटिन्यू करोगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को, या 5 साल ही रहने, 5 साल फिर से नए 8 साल ले आओगे? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? मींस देयर आर सो मेनी न्यू इश्यू विल अराइज ऑटोमेटिकली। जैसे ही एक कंपनी इस ट्रांजिशन फेज में आती है कि अब तक वो कंपनी फॉरेन कंपनी थी, नाउ द कंपनी इज टू बी ट्रीटेड एज एन इंडियन कंपनी ड्यू टू द पोयम प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स लॉज, तो उस केस में सेक्शन 115 JH आपको सपोर्ट करता है। सेक्शन 115 JH is here to help you out with all these problems. मैं पहले 115 JH के बारे में आपको कुछ 2-4 तारीफ वाली लाइनें बता दूं। Basically, a transition mechanism for a company which is incorporated outside India, okay, which has not been assessed to tax in India earlier and has become resident in India for the first time.
due to the application of poem has been provided chapter 12bc, okay, comprising of section 115jh, and the notification issued by the central government, certain condition including procedural conditions subject to which these adaptations shall apply can be provided to, and in case of failure to comply with all the conditions, the benefit of such notification will not be available to the foreign company. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इंडिया में फर्स्ट टाइम अब आप इंडिया में ट्रीट किए जाएंगे रेसिडेंट, तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी उसको तो प्रेजेंट करना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे प्रेजेंट करोगे भाई? हमारे पास ब्लॉक ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू कैसे दिखाओगे? अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस के लिए डिमांड करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे सर। अब तो आप रेसिडेंट बन गए। इतना आसान नहीं है, इसीलिए ये आया 115JH, जिसने आपके उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की और आपको कई सारे बेनिफिट्स दिए इस सेक्शन में। अगर आप इस सेक्शन को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर पाएंगे तो आपको जितने भी बेनिफिट सब मिलने जा रहे हैं इस नोटिफिकेशंस के थ्रू, वो सब के सब ड्रॉप कर दिए जाएंगे। Accordingly, where in a previous year any benefit, exemption, or repeal has been claimed and granted to the foreign company in accordance with the notification, subsequently there is a failure to comply with any of the conditions subject therein, then अगर आप किसी बेनिफिट ले चुके हैं और किसी भी साल आपने इस बेनिफिट को जो आपने लिए और किसी भी कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रहे, तो जो भी आपको बेनिफिट दिए गए थे ये मान लिया जाएगा वो आपने गलत तरीके से ले लिए, हाँ या ना? आपकी इनकम को रिकॉम्प्यूट किया जाएगा और सेक्शन 154 के हिसाब से रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स को कर दिया जाएगा 4 साल का समय लेकर। ठीक है ना? कितने साल का ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो कैसे होगा ये प्रॉब्लम? आखिर कौन से बेनिफिट्स दिए गए हैं 115JH में? सबसे पहले बात करेंगे, देखिए मैं बात करूंगा 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। इसका मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द असेसमेंट ईयर 25-26। एग्री? बिल्कुल सर, एग्री करते हैं। फॉरेन कंपनी पर जो टैक्स रेट है वो आपको मालूम है इस साल से 35% है। अर्लियर असेसमेंट ईयर 24-25 तक द टैक्स रेट ऑफ द फॉरेन कंपनी वाज 40%। नाउ फ्रॉम दिस असेसमेंट ईयर इट हैज कम डाउन टू 35%। अब आते हैं बात, चलिए टैक्स रेट मुझे बताना। अच्छा एक चीज और सर, ये टैक्स रेट मान लीजिए फॉरेन कंपनी अब इंडिया में आ गई तो इंडिया के टैक्स रेट्स लगेंगे उस रेसिडेंट कंपनी के ऊपर या फॉरेन कंपनी वाले टैक्स रेट है? तो वो फॉरेन कंपनी ना, मैं क्या बोला, है तो वो फॉरेन कंपनी ना, तो टैक्स रेट तो उसके ऊपर फॉरेन कंपनी के ही लगेंगे। सर ऐसे कैसे? हाँ, ट्रांजिशन प्रोविजंस के हिसाब से उसको बेनिफिट्स दिए गए, साथ ही साथ टीडीएस के भी जो प्रोविजंस हैं, दो तरह के प्रोविजंस हैं, रेसिडेंट के ऊपर अलग रखते हैं और फॉरेन कंपनी के ऊपर अलग, यानी नॉन रेसिडेंट के ऊपर अलग लगते हैं। अब मान लो अगर फॉरेन कंपनी होती तो उस पर टीडीएस कुछ और रेट से होता, रेसिडेंट होती तो कुछ और रेट से होता। अब उसको कौन से रेट्स फॉलो करने हैं सर? फिर वही बात, हम लोगों ने तो उसको केवल बेनिफिट्स दिए हैं ना, तो एक तरह से कहा गया टीडीएस के प्रोविजंस उसके ऊपर नॉन रेसिडेंट वाले ही लगेंगे। इवन दो वी आर जस्ट गोइंग टू ट्रीट द कंपनी एज अ resident company, but the TDS provision shall apply as if the foreign company is still the foreign company. Yes or no? Non-resident. तो अब आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, टीडीएस के प्रोविजन ऐसे चलते रहेंगे फॉरेन कंपनी के ऊपर जैसे पहले चलते थे, वहां पर ये रेसिडेंट वाले प्रोविजन आप नहीं लगाएंगे। ये इसी ट्रांजिशन मैकेनिज्म में दिया है और टैक्स रेट उसके ऊपर 35% ही लगेगा, ना कि इंडियन के रेसिडेंट कंपनी वाला नहीं लगेगा। कहां गया ये रहा। अब जो बात हम करने जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन की बात करने जा रहे हैं। हमको 1 अप्रैल 24 को वैल्यू ऑफ एसेट्स चाहिए या ब्लॉक ऑफ एसेट्स का वैल्यू चाहिए या बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स चाहिए? मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं सर। अगर टैक्स लॉज ऑफ फॉरेन कंट्री के फॉलो किए जाते हैं, ठीक, और उस फॉरेन कंपनी में, फॉरेन कंट्री में उस कंपनी ने अपने टैक्स लॉस को फॉलो करने के लिए उन वैल्यू ऑफ एसेट्स को कैलकुलेट कर रखा है,
तो उसको कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसकी जो वो वैल्यू ऑफ एसेट है वही आगे यहां पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, बात खत्म हो गई। जो वहां ब्लॉक ऑफ एसेट है वो यहां पर, अगर वहां ब्लॉक ऑफ एसेट का सिस्टम है तो वही ब्लॉक ऑफ एसेट यहां पर भी कंटिन्यू हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? अगर वहां बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाई जाए, मतलब नो टैक्स लॉस प्रोविजंस आर टू बी फॉलोड और देयर इज नो एनी टैक्स सिस्टम इन दैट कंट्री, तो अगर उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई है तो जो भी बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स होगा उसी को ले लो ना, बात खत्म हो गई। सोचना क्या है, जो भी उसने अकाउंटिंग में बनाई होगी। सोचो कितना सिंपल कर दिया चीजों को। रेजिडेंट भी मान लिया और उसकी बुक वैल्यू को ही अपने यहाँ वैल्यू कवर कर लिया, जो भी उसकी बुक्स में दिखाई दे रही थी। अगर अकाउंट टैक्स लॉस के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई गई हैं तो उस टैक्स लॉस के हिसाब से वैल्यू ऑफ एसेट्स 31 मार्च की जो लास्ट की थी, अब ब्लॉक ऑफ एसेट्स की वैल्यू वही हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर वहां पर कोई टैक्स लॉस के हिसाब से कोई बुक्स ऑफ अकाउंट कोई टैक्स लॉस के हिसाब से सिस्टम नहीं बनाया गया, वहां उस कंट्री में टैक्स लॉस है ही नहीं और उस कंपनी ने ऐसा कोई डिटेल नहीं बनाई है टैक्स लॉस के हिसाब से, तो जो भी उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में वैल्यू ऑफ एसेट होगी उसी को कंसीडर कर लेंगे। सोचना क्या है, खत्म, ये खत्म है आपका, खत्म हो गया। पढ़ लेंगे आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैंने बता दिया आपको। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस की बात हो रही है तो भैया 5 साल वहां बेनिफिट ले लिए, 3 साल यहां ले लो, दिक्कत क्या है? जो रिमाइनिंग पीरियड ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस के ईयर्स है वो आप कंसिडर कर लो, हम कहां मना कर रहे हैं भाई, बात खत्म। 8 साल है, 4 वहां ले लिया, 4 यहां ले लिया, 3 लिया वहां ले लिया, 5 यहां ले लेना, ठीक है ना। तो कहता है इफ द फॉरेन कंपनी इज एसेस्ड टू टैक्स इन द फॉरेन जुरिस्डिक्शन, तो जो भी होगा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड अब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन उसको ले आओ। नॉट एसेस्ड है तो जो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में है वो ले आओ एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब तो इसमें दिक्कत ही नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया जाता है नहीं बनाया जाता, ठीक है ना, रिमाइनिंग पीरियड के लिए। चलिए, जो अब हमें आपके साथ बात करनी है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जिस तरह लास्ट सेशन में जाते जाते मैंने आपको 2 इयर्स का कैलकुलेशंस करना बताया था कि जो करंट प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर वो और पिछले 2 साल इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स, 2 प्रीसीडिंग ईयर्स, उसी तरह यहां पर भी मान लीजिए। अब प्रॉब्लम क्या आती है, हम ये सिंगापुर है, ये इंडिया है। अब इंडिया में जो सिस्टम लगता है वो 1 अप्रैल 24 से चलेगा और 31 मार्च 25 तक चलेगा। ये आपका प्रीवियस ईयर है, फाइनेंशियल ईयर। जबकि उस कंपनी ने जो सिंगापुर बेस्ड फॉरेन कंपनी थी, उस कंपनी ने वहां पर बनाया था 1 जनवरी 23 से लेकर 31 दिसंबर 23 तक का बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया था, और 1 जनवरी 24 से लेकर वो अगला स्टेप बनाएगी 31 ऑफ दिसंबर 24। आपके हिसाब से ये होना चाहिए। लेकिन ये वो डेट है, मेरी बात समझें, ये वो डेट है जिस डेट का हमको डिटेल चाहिए। अब तक जो भी मैंने कहानियां ऊपर की ट्रांजिशन स्कीम की बताई, वहां पर हम ये मानकर चल रहे थे इंडिया में भी 1 अप्रैल से है तो उस कंट्री में भी 1 अप्रैल से वो कंपनी अपना हिसाब किताब बना रही हो। लड़ाई तो तब होगी ना दोनों में जब इंडिया में तो उसको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हिसाब बनाना है, जबकि वहां पर सिंगापुर या अपनी कंट्री में वो कंपनी फाइनेंशियल ईयर कुछ और रख रही थी, कैलेंडर ईयर बेस्ड था, मान लेते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो कहा गया कि इसको अब एक काम करो, ये वाला तो डन डनाडन है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 24, इसको 2 पार्ट में तोड़ लो। 1 जनवरी 24 से लेकर 31 मार्च 24, और ये रेस्ट पीरियड हो गई। वी आर नॉट कंसर्न विद दैट पर्टिकुलर पीरियड, ये मेरे किसी काम की नहीं। एज एंड व्हेन यू विल गेट द डिटेल्स ऑफ दीज पर्टिकुलर पीरियड, और आप इसको देखेंगे ये 6 महीने से अधिक है या नहीं है क्या? नहीं सर, 6 महीने से अधिक नहीं। तो एक काम करो, इसको इसमें जोड़ लो, यानी अब आप 1 जनवरी 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक 1 अकाउंटिंग ईयर मान लेंगे। दिस इज योर 1 ईयर, दिस शैल बी कंसिडर्ड एज 1 ईयर। क्या मान लिया जाएगा? 1 साल। तो अब मान लीजिए कि आपके पास
1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 20, मैं ग्रीन में लिख रहा हूं, गड़बड़ ना हो जाए। चलो मैं वापस लिख देता हूं, 1 जनवरी 20 टू 31 दिसंबर 20, यहां उसका लॉस हुआ था और यहां से हमको 8 साल कंसीडर करने थे। तो 21, 22, 23, ढंग से सुनेंगे, ये हमारा 1 साल हो गया, 8 साल ले जाना है, ये 2 साल हो गया, और हमें 1 जनवरी 23 से लेकर 31 मार्च 24, यानी ये 15 महीने का 1 साल मान लिया जाएगा, ईयर 3। मेरी बात समझ गए? 15 महीने का 1 साल मान लिया जाएगा, ईयर 3, और इसके बाद आपको और 5 साल मिल जाएंगे इंडिया में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को कंटिन्यू करने के लिए। अगर ये ड्यूरेशन 6 महीने से कम है तो इसको पिछले वाले साल में ऐड करके उसको 1 साल मान लेंगे, यानी कि 15 महीने का निकलेगा। सर प्रॉब्लम यहां नहीं है, मान लीजिए ये आप 6 महीना बोल रहे हैं ना, उसका भी तो कोई एग्जांपल दे दीजिए। बिल्कुल दे देते हैं। मान लेते हैं ये फॉरेन कंपनी है यूएस की और ये इंडिया है। यहां पर हमको तैयार करना है 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। चाहिए तो हमको ये सामने वाली कंट्री में वहां पर बन रहा है 1 जुलाई 20 से लेकर 30 जून 21, 1 जुलाई 21 से लेकर 30 जून 22, 1 जुलाई 22 से लेकर 30 जून 23। मेरी बात समझ में आई? ये एक साल वहां का है। 1 जुलाई 23 से लेकर 30 जून 24। अब देखो ये वाला कहां पर आया, इसके अंदर आया ना कहीं पर? 1 जुलाई 23 से लेकर 31 मार्च 24, और 1 अप्रैल 24 से लेकर 30 जून 24। मैंने कहा हमें चूंकि इस डेट से लेना देना है, इस डेट से, देखिए इधर इस डेट से लेना देना है, तो हमारे लिए इस डेट की कोई अब अहमियत नहीं है। फॉरेन कंपनी में, यूएस के डिटेल्स में हमें इस डेट को जाना है। किस डेट को जाना है? ये लास्ट वाला, ये डेट। ध्यान देंगे, मैं फिर बोलता हूं, हमें इस डेट से मतलब है। और जब इस डेट से मतलब है तो हमारा जो अभी लेटेस्ट डिटेल बना, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, 9 मंथ का बन गया। क्या ये 6 महीने से अधिक है? हाँ। तो आप एक काम करो, इसको पूरा का पूरा 1 ईयर मान लो। क्या मान लो? इसको पूरा का पूरा 1 ईयर मान लो। यानी मान लो इस कंपनी को यहां पर लॉस हुआ था, अब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस वी आर नीडेड टू काउंट फॉर रेस्ट 8 ईयर्स। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और ये मान लिया जाएगा थर्ड ईयर, भले ही पूरा ना हुआ हो। अब फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एर्थ इंडिया में है ना, तो यहां पर जो जो वैल्यू आएगी उसके बुक्स ऑफ अकाउंट बना करके हम उसको कंटिन्यू यहां कर देंगे। तो होप सो आपको ये ट्रांजिशन स्कीम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, आई होगी, विदाउट हैविंग एनी फर्दर डाउट्स। ये हम लोगों ने सब कर लिया, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया है, द एग्जांपल्स हैव पिक्ड आउट फ्रॉम दिस वन थिंग। ये एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2 आर ऑलरेडी गिवन टू यू। यस और नो? मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। टीडीएस के प्रोविजन फॉरेन कंपनी वाले ही लगेंगे, बता दिया थोड़ी देर पहले ही। टैक्स रेट्स कौन सा लगेगा? कहां गया टैक्स रेट? फॉरेन कंपनी का ही टैक्स रेट लगेगा 35%। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स रेट दैट इज 35%, वही लगेगा। ठीक है ना? अच्छा, सेक्शन 1991 बिल्कुल लगेंगे। कंपनी को फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो मिलता है 1991 का, वो सब मिलेगा, एफटीसी का बेनिफिट। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द नोटिफिकेशन, ओके। हमने जो भी ये ट्रांजेक्शन स्कीम में पढ़ा, बेसिकली इसलिए पढ़ा कि स्टिल द मींस स्टिल द कंपनी इज फॉरेन कंपनी एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम
अब ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, मान लो वो कंपनी रेजिडेंट नहीं होती और उसकी कोई ऐसी इनकम होती जो इस सेक्शन से जिसका कोई लेना देना नहीं है, तो भी क्या ये प्रोविजन उसके ऊपर लगेंगे? अगर ये कंपनी रेसिडेंट नहीं मानी जाती, मैंने क्या बोला, अगर ये कंपनी रेसिडेंट नहीं मानी जाती तो भी कुछ चीजें ऐसी थी फॉरेन कंपनी के जिसके ऊपर ये पॉइंट नहीं डिस्कस किया जा सकता या नहीं लगता। ऐसी इनकम जो पहले से ही इंडिया में एज सच टैक्सेबल है, क्या है? एज सच टैक्सेबल है। कहां गया, क्या बोला गया है? द अबव एक्सेप्शंस, मॉडिफिकेशंस एंड अडॉप्टेशंस शैल नॉट अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ दोज इनकम्स ऑफ द फॉरेन कंपनी विच अदरवाइज वुड हैव बीन चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। ये उन चीजों पर एप्लीकेबल नहीं होगी, उन इनकम्स पर एप्लीकेबल नहीं होगी कि अगर ये फॉरेन कंपनी को रेसिडेंट नहीं माना जाता तो भी उस इनकम पर इंडिया में टैक्स लगता। अगर इसको फॉरेन कंपनी को इंडियन रेसिडेंट नहीं माना जाता तो भी टैक्स लगता। तो ऐसी चीजों के बारे में तो हमने कोई बात ही नहीं की है। हम तो उन इनकम्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनको फॉरेन कंपनी इंडिया में टैक्स नहीं देती, क्योंकि वो फॉरेन कंपनी है। हम उन इनकम्स के बारे में बात कर रहे हैं यहां पे जो अब टैक्सेबल फर्स्ट टाइम होंगी इन इंडिया में ड्यू टू कंप्लायंस प्रोसीजर ऑफ योर पोयम। अब बात तो समझ में आई, ये याद रखेंगे, सब पर नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है, ये नॉर्मल चीज है। मीनिंग ऑफ फॉरेन जुरिस्डिक्शन, हाँ, फॉरेन कंपनी जहां जिस देश में इनकॉर्पोरेट हुई उसको हम फॉरेन जुरिस्डिक्शन का नाम देंगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल 1 छोड़ दो, जो फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू के कन्वर्जन रूल हैं वो वही लगेंगे जैसे पहले लगते थे। रूल 115 में दिए हैं। अब फॉरेन कंपनी की डॉलर, यूरो, येन, पाउंड, स्टर्लिंग, ये सबको इंडिया में इंडियन रूपी में कन्वर्ट करने के लिए आपको रूल 115 पर ही जाना पड़ेगा। इसके लिए कोई अलग से कोई सिस्टम नहीं बना है। जहां रूल 115 है उसी को आप फॉलो करेंगे। रूल 115 में टीटीबीआर, टीटीएसआर, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट और सेलिंग रेट आपने पढ़ रखा है ना जी, वही चीज है यहाँ पे। कैपिटल गेन में आपने देखा होगा टीटीबीआर एंड टीटीएसआर, वो लगेगा, कहीं कुछ नया नहीं है। बस हमें आज आपको यही बताना था, ट्रांजिशन स्कीम और कुछ क्वेश्चंस। तो बेसिकली हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर कंपनी के बारे में देख लिया। बस ये याद रखना है नेक्स्ट सेशन में 35% टैक्स रेट होता है। अब कुछ सेक्शंस आएंगे जो हम लोग को देखने हैं, बहुत ही मजेदार सेक्शन है। अब आप कुछ भी कह लो, हम बेसिकली इसको टीडीएस के तौर पर नहीं पढ़ाएंगे, दूसरे तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और अब ये पार्ट खत्म हो गया। नाउ वी आर जस्ट मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट फेज। फ्रॉम आवर नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट अ न्यू फेज ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का जो टैक्सेशन है या नॉन रेसिडेंट का जो टैक्सेशन है बिल्कुल वो डिफरेंट लेवल पर जाने वाला है, ठीक है ना। बेसिकली हम नॉन रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं नॉन रेसिडेंट की बात को लेकर के चलूंगा। तब तक के लिए चाचा बोले थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।